नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता है कि इस चैनल पे डेली 15 से 20 मिनट का एक वीडियो डालता हूं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए पार्ट 2 अपना जो ट्रांसफार्मर है उसका पार्ट 2 आप सबको पता होना चाहिए, पार्ट 1 डल चुका है। ठीक है, तो दोस्तों वही एमसीक्यू यहाँ पे रखा हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही इस चैनल पर प्लीज आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है आपके लाइक करने से। तो चलिए साथियों, टाइम ज्यादा नहीं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए साथियों पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, अपना डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे हैं मेरे कि क्या बोलना चाह रहा है। देखिए आपको पता होगा कल हम 51 तक क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, 50 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला 51 नंबर का। ठीक है, तो देख पा रहे साथियों आप क्या बोलना चाह रहे हैं, विद्युत वाहक बल ट्रांसफॉर्मेशन एम्पीडेंस करंट रेशियो का मान क्रम से क्या होता है। साथियों डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और सेम ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए साथियों, आपको पता होगा। तो जैसे कि हमारे जो पीडीएफ मास है इन्होंने इसका आंसर प्रस्तुत कर चुका है यहाँ पे। तो देख पा रहे साथियों इसका आंसर क्या है यहाँ पे, जो पहले नंबर का क्वेश्चन है, पहले नंबर का जो ऑप्शन है क्या दिया है, ईएस मतलब कि जो अपना सेकेंडरी का जो वोल्टेज होता है अपन के क्या हो जाएगा, ईपी अपन क्या होता है, ईपी का मतलब होता है प्राइमरी का जो वोल्टेज होता है। ठीक है, इक्वल टू क्या क्या है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया है। ठीक है, देखिए पहले इन्होंने क्या लिखा है, विद्युत वाहक बल ट्रांसफॉर्मेशन इंपीडेंस क्या हो जाएगा। देखिए जेड को इंपीडेंस से दर्शाते जो क्या होता है दोस्तों, एसी सर्किट में संपूर्ण प्रतिबाधा होती है, आप सबको पता होगा। तो भी क्या हो जाएगा, रूट में जेड एस अपान के जेड की हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर क्या बोला इन्होंने, देखिए करंट जैसा बोल रहा है वैसा आपको वहां मान रखना है। तो करंट क्या हो जाता है, जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है, इसलिए ईपी अपान के ईएस हो जाएगा, पता होना चाहिए ना आपको। देखिए वी एस अपॉन के वीपी होता है। ठीक है, एन एस अपान के एनपी होता है, लेकिन जो करंट होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, जो प्राइमरी वाला जो है ना करंट वो ऊपर चल जाएगा। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ईपी अपान के ईएस हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। देखिए इन्होंने चारों जो मतलब एक साथ मिला के पूछ लिया। ठीक है, तो आपको पता ही होगा इसका आंसर, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है, ये पहला आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों। क्वेश्चन है अपना कि ट्रांसफार्मर में फुल लोड करंट की तुलना में ऑफ लोड करंट का मान कितना होता है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ ऑप्शन दिया हुआ ये मैच नहीं खा रहे यहाँ पे, तो मैंने एक काम किया है, इसका जो स्पेशली जो अपनी बुक होती है निम्मी की और अपना जो अरियंत एनके की या फिर पीएच डोगल जो भी आप आईटीआई में जो भी आप प्रेफर किए होंगे उसमें जैसे कि क्वेश्चन आता है उठ के देखिए, मैंने आपके लिए स्पेशल यहाँ लिख के रखा है कि ट्रांसफार्मर में बिना लोड करंट अपनी पूर्ण लोड का कितना होता है। माय डियर फ्रेंड आप देख पा रहे कितना होता है यहाँ पे 2 से 5% होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है एग्जाम में। ठीक है, तो यह इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 से 5% आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट 53 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपको, इसमें देख पा रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे साथियों कि पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का सही क्रम क्या है। काय में बोला साथियों, उसने पावर ट्रांसफार्मर में बोला है और उसके बाद में क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन का तो सबसे सिंपल सा आपको पता ही होगा यार, जो घर आजू बाजू में जो मोहल्लों में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो क्या होते हैं साथियों डेल्टा स्टार में होते हैं यार, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बोल रहा है इसमें पावर दिया है, पहली बात तो पावर का दिया है। तो जो 53 का आंसर है वह आ रहा है साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 53 में इसका आ रहा है सी नंबर का क्वेश्चन, सी मतलब कि थर्ड वाला। पावर क्या आएगा, स्टार टू डेल्टा, और जो रहेगा अपना मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डेल्टा टू स्टार रहेगा। ठीक है, तो आपको याद होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन रखा गया है जो रिपीट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आपका भी समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए इसमें दिया गया है कि एक फेज मतलब होता है सिंगल फेज अथवा 3 फेज में चालू लाइन में धारा मापने के लिए काम में लिया जाता है। मतलब कि क्या काम में लिया जाता है, इसको बोलते हैं क्लिप ऑन टेस्टर, जो क्या करता है आप सबको पता होगा, धारा को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो 54 में इसका आंसर आ जाएगा तीसरे नंबर का। ठीक है, ये वाला। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भैया, हमको क्या पूछा है, भंवर धारा हानि का मान का जो फॉर्मूला है वह क्या बोला है। देखिए तो इसका आंसर आ जाएगा, आप सबको पता होगा जो भंवर धारा एडी करंट लॉस होता है वह क्या होता है, बी मैक्सिमम। बी क्या है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो क्या होता है साथियों, इसकी इकाई क्या होती है, टेस्ला होती है ना, आप सबको पता होगा, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, मतलब जब ये बी टेस्ला अपना जो बी है ना चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये बी का स्क्वायर काय में रहता है, ये एडी करंट में बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी उसका मात्रक क्या हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है दोस्तों,
हर्ट्ज है, ठीक है, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं साइकिल पर सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे जो टी दिया है वो क्या चाहती है, वो क्या है, थिकनेस ऑफ माई कोर, जो मेरी कोर है, कोर की क्या है, थिकनेस, मोटाई है, कितनी होती है पता होना चाहिए आपको। मैं कई बार कल भी पूरा रटा चुका, आप सबको बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए फिर से अब आया है क्वेश्चन तो बता देता हूँ। इसके उद्देश्य आती है 0.35 से लेके 0.5 mm होती है, mm में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए ये अपना आगे एडी करंट के लिए, अगर सपोज दैट आपको बोलता हिस्टेरेसिस लॉस के लिए बोलता तो उसका मान क्या था माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे दिया हुआ देखिए ईटा, ईटा यहाँ पे देख पा रहे ये क्या है, ये अपना हिस्टेरेसिस कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। अभी मैक्सिमम हो जाएगा 1.6 पे, उस पे रहता है, आपको पता है। एफ क्या फ्रीक्वेंसी और वी क्या वॉल्यूम ऑफ माय कोर, मतलब कि मैग्नेटिक कोर का मेरा आयतन है वो काय में होगा साथियों, आप सबको पता होना चाहिए काय में होगा, मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। तो जब यह लिखेगा तो ये क्या आ जाएगा, हिस्टेरेसिस लॉस हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, वाट प्रति मीटर क्यूब में हो जाएगा जब लास्ट में आएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, ये वाट में आ जाएगा, ठीक, क्या अपना एडी करंट लॉस, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है और हर बार पूछता जाता है, क्योंकि आप सबको पता हो साथियों। यहाँ पे मैं देखिए मैं आपके लिए इसका जो 2016 का पेपर हुआ था उसमें ट्रांसफार्मर के चैप्टर से कितने क्वेश्चन और अन्य चैप्टरों से कितने क्वेश्चन उठाया गया था, इसका मैं यहाँ पे देखिए इसका एनालिसिस किया हूँ। यहाँ पे मैं इसका वो लगा दे रहा हूँ, फोटो लगा दे रहा हूँ, ताकि आपको और आसानी जाए समझने में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि बकोस रिले क्या, माय डियर फ्रेंड आप सबको पता है बकोस रिले क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, सुरक्षा डिवाइस है, जो क्या होता है, जो जिन ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा हुआ होता है, मतलब जहां जिस ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है उसी ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, बकोस रिले का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ऑयल या फिर गैस से संचालित, मतलब वहाँ पर ही तो लगेगा ना, ठीक है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो बकोस रिले होता है मेन टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के मध्य में लगा हुआ होता है, तथा ये ओवरलोड की कंडीशन में या फिर अधिक उष्मा हो जाती है ट्रांसफार्मर पे, तो उस कंडीशन पे यह कार्य करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सुरक्षा डिवाइस है, ठीक है। पूरा का पूरा आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं से भी क्वेश्चन हो जाए आपसे बनना चाहिए, ठीक है। 57 क्या बोल रहा है साथियों, देखिए वास्तविक ट्रांसफार्मर, देखिए क्या बोलना चाह रहा है इसमें, वास्तविक ट्रांसफार्मर से की गई भार रहित धारा प्रयुक्त वोल्टेज साथ लगभग क्या होती है, यह बताइए साथियों, इसका क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ये 57 है, इसका आंसर आ रहा है अपना 85 डिग्री, इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा 58 क्वेश्चन बोलना चाह रहा है अपना कि ट्रांसफार्मर का निर्धारण होता है, मतलब जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है आप सबको पता है काय में होती है, केवीए में होती है, ठीक है। यह पता होगा आपको। तो जो केवीए होता है साथी वो क्या होता है, एक आभासी शक्ति होती है, तो इसका एफरेंट पावर जिसको बोलते हैं, तो वो आ जाएगा आभासी शक्ति आ जाएगा ना यार, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, 58 का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 59 बोलना चाह रहा है, जन उपयोग, मतलब जो मतलब मोहल्लों में लगा हुआ रहता है, ठीक है। जन उपयोग के स्तर तथा विनिर्देश के अनुसार निम्न में से किस ट्रांसफार्मर को स्थापित किया जाना चाहिए, तो उसे हम जनरली क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, हिंदी में बोलते हैं वितरण ट्रांसफार्मर, आप सबको पता होगा। 59 में आ रहा है 3 इसका आंसर यहाँ पे, देखिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोलना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा साइज सबसे छोटा होता है। अब भैया इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है यार, देखिएगा जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा उसका सबसे छोटा साइज होगा, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 kV है, सब में 1 kV दिया, 1 kV, लेकिन यहाँ पे देखिए 50 हर्ट्ज दिया हुआ, तो यह क्या होगा, सबसे छोटा ट्रांसफार्मर होगा साइज के अनुसार, ठीक है। जो 60 नंबर है उसका 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ रहा, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आप देख पा रहे हैं मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि दिए गए करंट के दिए लोड करंट के लिए कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे कि आपको पता होता है कॉपर लॉस बराबर क्या होता है, I² R होता है। ये I अपना प्राइमरी आ जाएगा और ये आ जाएगा एक सेकेंडरी PS, मतलब समझ जाना आप, ठीक है। तो उसमें क्या बोलना चाह रहा है, देखिए दिए लोड करंट के लिए कॉपर लॉस ज्ञात कर सकते हैं, यदि ज्ञात हो तो क्या हो, वो अगर ये प्रतिरोध ज्ञात हो तो अपन कर सकते हैं ना, ठीक है। तो जो 61 है उसका आंसर आ रहा है अपना 4थे नंबर का, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जब ट्रांसफार्मर को रेटेड वोल्टेज से सप्लाई दी जाती है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, तब उसमें क्या होगा, आयरन लॉस क्या होगा, कम होगा उसमें, ठीक है। 62 का आंसर है ये वाला यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए माय डियर फ्रेंड, बोल रहा है देखिए आप
कि यदि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी टर्न को दुगना तथा उसी समय प्राइमरी वोल्टेज क्या बोलना चाह रहा है, देखिए साथी बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है कि सेकेंडरी टर्न जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है को दुगना कर दिया और उसने क्या किया, प्राइमरी वोल्टेज को आधी भी कर दिया, तब उस सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज क्या होगा, तो भैया कुछ परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो दोनों साइड कुछ ना कुछ कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए ना, तो इसीलिए वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा 64 क्या बोलना चाह रहा है, 64 बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिक पावर एक कॉइल से दूसरी कॉइल में कैसे पहुँचता है। जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर क्या एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है, तथा इसमें साथियों एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है तथा एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। लेकिन इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जिसको हम क्या करते हैं, सप्लाई, मतलब जो हम सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, लोड लगाते हैं, ठीक है, पता होगा आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये भी पता होना चाहिए कि जो अपना ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोर होती है, कोर के सबसे पास में, मतलब सबसे अंदर पहले हम क्या लगाते हैं, एल टी वाइंडिंग को मतलब डाला जाता है, उसके ऊपर में क्या होता है, एच टी मतलब कि हाई टेंशन वाइंडिंग को रखा जाता है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कोर के पास सबसे पहले एल टी वाइंडिंग रखा जाता है, उसके बाद में एच टी वाइंडिंग को रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन था अपना कि यदि हाँ, ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिक पावर एक कॉइल से कैसे जुड़ा होता है, मतलब ये जो भैया ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग कहीं से कहीं तक क्या होता है, ये सोल्ड नहीं होती, मतलब ना इसका कहीं कनेक्शन होता है ना इसका कहीं कनेक्शन होता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकली कहीं से कहीं तक इसका कनेक्शन नहीं होता, तथा इनके मध्य प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य जो इनका रेजिस्टेंस होता है ना, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो भैया काम कैसे करता है यार, हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में कैसे मिलता है हमें, तो वो होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लक्शन, सहप्रेरण, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या होता है, सहप्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। तो उसका आंसर यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं भैया, अपना ये क्वेश्चन था यहाँ पे, हाँ देखिए क्वेश्चन था साथियों यहाँ पे, ट्रांसफार्मर सेकेंडरी, ये था ये क्वेश्चन, देखिए दिख गया कि ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिक पावर एक कॉइल से दूसरी कॉइल में जुड़ा होता है, तो वो आता है साथियों इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली आता है, ये वाला, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, ठीक है, विद्युत चुंबक, ठीक है। आगे आपको समझ में आ गया होगा, मैं जहाँ तक इसमें बन रहा था मैं आपको बताया इसमें, ठीक है। बाकी आपको देखना है कि ट्रांसफार्मर कैसे रिपेयर होता है, कैसे बनता है, वाइंडिंग एचवी कहाँ लगी होती है, तो एलटी कहाँ लगी होती है, तो आप इसमें मेरे ट्रांसफार्मर का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइएगा, बहुत अच्छे से विथ प्रैक्टिकल, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बताया गया है आपको, उसमें साथियों पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ही है, साथ में थ्योरी भी है, तो आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करिएगा उस वीडियो को, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके मान को बदलने के लिए किया जाता है। माय डियर फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, वोल्टेज को बदलने के लिए किया जाता है, पता ही होगा बच्चों सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 20 किलो वोल्ट प्रति एमएम की डाई इलेक्ट्रिक स्टैंड के जो ट्रांसफार्मर लिक्विड या फिर जो ऑयल होता है, ठीक है, मतलब आप सबको पता होना चाहिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम क्या करते हैं, मिनरल ऑयल, खनिज तेल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो ये बोलना चाह रहा है, सपोज दैट उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्टैंड कितनी हो गई है, 20, देखिए डाई इलेक्ट्रिक स्टैंड को मापने की इकाई क्या होती है साथियों, किलो, देखिए इसकी इकाई होती है, लिखना चाहूँगा मैं इसके लिए, देखिए किलो वोल्ट प्रति एमएम में होती है, ठीक है, पता होगा आपको। तो वो बोलना चाह रहा है कि 20 किलो वोल्ट प्रति एमएम की डाई इलेक्ट्रिक स्टैंड के ट्रांसफार्मर के लिक्विड को क्या करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए, ताकि वो उसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्टैंड क्या हो जाए, बढ़ जाए। आपको जनरली पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्टैंड होती है 33 kV होती है, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 kV प्रति वो आ जाएगा, एमएम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है फिल्टर करना चाहिए 66 का, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं कि सबसे अच्छा इंसुलेटिंग लिक्विड मतलब कि अपना ऑयल ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा होता है। अब सबको पता है भैया मिनरल ऑयल का यूज़ करते हैं हम, ए ग्रेड ऑयल का भी यूज़ करते हैं, लेकिन उन सबसे भी उच्च ग्रेड का ऑयल जब ये ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में, हाइड्रोकार्बन लिक्विड का यूज़ करना है वहाँ पे मतलब क्वेश्चन ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो, इसलिए उसका यूज़ करना। 67 में आ जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए आवश्यक है, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर, देखिए साथियों क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अच्छे से पढ़िएगा इसे,
कि ट्रांसफार्मर की कूलिंग किसके लिए आवश्यक है, मतलब कूलिंग क्यों करा जाता है। तो आप सबको पता होगा ट्रांसफार्मर में कूलिंग हम हीट को वेव करने के लिए, मतलब जो हीट होती है उसको हम ख़त्म कर सके, इसीलिए तो वहाँ कूलिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, ऑयल को डाला जाता है। बाकी ऑयल जो होता है ना, दो कार्य करता है, एक तो ट्रांसफार्मर में कूलिंग भी करता है और जो वाइंडिंग होती है उनको क्या करता है दोस्तों, इंसुलेशन प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 68 में आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर आयल ट्रांसफार्मर में उपलब्ध करता है, जो क्या करता है। देखिए क्वेश्चन वही आ गया, मैं अभी जो बोला था आपको, 69 में आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 63 आ रहा है। ये क्या करता है, इंसुलेशन तथा कूलिंग प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 70 नंबर का कंजर्वेटर होता है। कंजर्वेटर ये आपको पता होना चाहिए, इसको क्या किया जाता है माय डियर फ्रेंड, इसमें एक तक पहली बात है, ट्रांसफार्मर के ऊपर में ड्रम जैसे आकृति के रूप में लगा हुआ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिकतम 75% क्या होता है, ऑयल भरा हुआ होता है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, तथा 25% आपको खाली रखा जाए, इसको खाली रखा जाता है, आपको नहीं, मतलब जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसको खाली रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर गर्म होता है ना, तो उसका जो अंदर का तेल है, ऑयल, वो क्या होता है ऊपर उठ के मतलब पाइप के माध्यम से ऊपर उठ के काय में जाता है, ये फिर कंजर्वेटर टैंक में जाता है। और जब ठंडा होता है, जब वो मतलब अच्छा हो जाए, ठंडा हो जाता है, तो वो फिर से ऊपर से नीचे आ जाता है। इसलिए उसको 25% खाली रखा जाता है तथा 75% मतलब 3/4 भरा रखा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये कंजर्वेटर क्या है, ये पूछना चाह रहा है। टैंक के ऊपर फिट एयर टाइट मेटल ड्रम होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर, यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा 71 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। तो भैया आप सबको पता होना चाहिए यार, ट्रांसफार्मर तो डीसी पर कार्य करता नहीं, अगर तो आप डीसी अगर लगा देंगे उसमें तो उसकी तो लग जाएंगे वाट, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है डीसी पर कार्य नहीं करता, क्योंकि डीसी में इंडक्शन नहीं पाया जाता ना। तो ये सरासर क्या है भैया, आप सबको पता होना चाहिए, सरासर क्या है इसका बताइए, आंसर आपको पता होगा तो। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखिए करंट ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर कार्य करता है, तो भैया यह नहीं करता। ठीक है, इसलिए यह गलत है ना, इसलिए यह गलत है। ठीक है, ये इसके कार्य नहीं करता, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसका आंसर लगाएगा यह गलत है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना वहाँ पे और कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर में घूमने वाला भाग नहीं होता, जिसके कारण भैया सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, सभी मशीनों जो डीसी मोटर जनरेटर होता है ना, उनकी अपेक्षा सर्वाधिक होती। क्यों होती, क्योंकि इसमें मात्र दो ही लॉस होते, एक होता है अपना कॉपर लॉस और एक होता है अपना कोर लॉस। बाकी जो मशीनें होती है दोस्तों, उसमें विंडेज घर्षण लॉस, मतलब तीसरा लॉस भी होता है। ठीक है, तो भैया इसीलिए इसकी जो एफिशिएंसी ना अधिकतम होती है, तो इसलिए जो 72 का आंसर क्या आ जाएगा, देखिए इसका आंसर एफिशिएंसी अच्छी होती है, मतलब जो दक्षता होती है 98% होती है, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा 73 का आंसर, मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, सिलिका जेल के सूखने के बाद कैसा रंग हो जाता है। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है इसने, सूखने के बाद मतलब कि सूखी हुई, जो ड्राई बोलते हैं। ठीक है, सूखी हुई सिलिका जेल का भैया आप सबको पता होना चाहिए, जो नीला होता है, कैसा होता है, नीला। नीला मतलब कि इस कंडीशन में ना, जो अपना सिलिका जेल है बहुत अच्छी कंडीशन में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जब ये नमी युक्त हो जाती है, मतलब कि इसमें आर्द्रता आ जाती, तब उसका कलर हल्का सफ़ेद या गुलाबी हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसका आंसर याद आएगा। ठीक है, सिलिका जेल सूखने के बाद बोल रहा है वो अच्छी कंडीशन में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 73 के बाद 74, बहुत अच्छे क्वेश्चन है साथियों। एग्जाम पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत कुछ इसमें मिल जाएगा क्वेश्चन अच्छा। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी टर्न को दुगुना तथा उसी समय उसकी आवृत्ति आधी कर दी जाए तो सेकेंडरी वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों साइड कुछ ना कुछ करते जा रहा है। जब भी एक क्वेश्चन आया था उसमें भी कुछ ना कुछ कर रहा था, मतलब कि इधर भी कुछ कर रहा है उधर भी कुछ कर रहा है, इसका मतलब नहीं होएगा, कुछ अपरिवर्तित रहेगा। ठीक
ठीक है। तो जो 74 है इसका आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर का, ठीक है, ये अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा 75 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा क्योंकि देख पा रहे हैं आप एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल प्रयुक्त किया जाता है। अब भैया यहाँ ऐसा क्वेश्चन दे दिया, अब वहाँ एक दिया था कि कौन सा ऑयल अच्छा यूज़ किया जाता है, मतलब मिनरल ऑयल भी किया जाता है, वो हाइड्रोकार्बन एक लिखा था वो भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या क्या दिया है, फिश ऑयल तो नहीं करेंगे यार, हम थोड़ा लगाएंगे वहाँ फिश ऑयल, उसको कुछ हुआ थोड़ा है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है, कुकिंग ऑयल भी यूज़ नहीं करेंगे यार, नहीं तो हम खाने में फिर क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। केरोसिन ऑयल भी यूज़ नहीं करेंगे यार, नहीं तो आग लग जाएगी उसमें। हाँ भैया ये मिनरल ऑयल है, इसी को यूज़ करेंगे ना, वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए ऐसा ऑप्शन दिया है, बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, आप देख के इसका आंसर लगा देना, मिनरल ऑयल खनिज ऑयल, ठीक है। तो पता ही होगा आपको। आगे देखिएगा नया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नमी युक्त सिलिका जेल का रंग है, जब नमी युक्त है, आर्द्रता युक्त है, वाष्प को ग्रहण कर लिया है, खराब हो गई है, तब उसका आंसर है, इसका यहाँ लिखा नहीं है, इसका आ जाएगा दोस्तों हल्का गुलाबी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गुलाबी या फिर सफ़ेद आता है, ठीक है, याद रखिएगा, हल्का गुलाबी या फिर सफ़ेद आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग सप्लाई से जुड़ी होती है कहलाती है माय डियर फ्रेंड, क्या कहलाएंगी, बताइए ज़रा, इसका आंसर क्या बताइएगा आप, पता ही होगा यार आप सबको, तो इतना स्मार्ट क्वेश्चन और इतना सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। जो 77 क्वेश्चन है वह क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिएगा 78 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भैया, क्वेश्चन है अपना कि ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग लोड से जुड़ी होती है तो उसको क्या बोलेंगे भैया, हम तो बोलेंगे उसको सेकेंडरी वाइंडिंग ही तो बोलेंगे ना। 78 का 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। 79 में क्या बोला जा रहा है कि वोल्ट मीटर को हाई वोल्टेज लाइन पर कनेक्ट करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर चाहिए। अब देखिए क्या बोला, वोल्ट मीटर को हाई वोल्टेज मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भैया, हम तो करते हैं जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, पीटी बोलते हैं जिसको, जो क्या होता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन होता है, क्योंकि ये क्या करता है भैया, क्या करता है, जो हाई वोल्टेज होती है ना 132 kV, 33 kV, 11 kV या फिर जो अपना 400 kV, उनका जो हाई वोल्टेज को कम करके बताता है, उसके जो रेशो में अनुपात में बताता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आ जाएगा। 79 का आंसर आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, 4 नंबर का, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन था अपना 80 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जब कॉपर लॉस व आयरन लॉस बराबर हो तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर की दक्षता एफिशिएंसी क्या होगी माय डियर फ्रेंड, बताइए, अधिकतम होगी ना यार, है ना। तो एफिशिएंसी क्या होगी, अधिकतम होगी ना, क्योंकि लॉसेस में दोनों के दोनों लॉसेस क्या है, बराबर। 80 का आंसर आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें अधिकतम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा कि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है, ट्रांसफार्मर का पावर किस पर निर्भर करेगा, बताइए साथियों, आप सबको पता ही होगा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑन लोड पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखिएगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में करते हैं, रेटिंग को किस में व्यक्त करते हैं। अब देखिए KWA नहीं होगा, KWV भी नहीं होता, KVAWA आएगा भैया, ये सही आंसर है, जिसको क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर, जिसको क्या बोलते हैं, आभासी शक्ति भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये KVA में होता है, आप सबको पता होगा। तो साथियों मैंने गलती से यहाँ पे गलत ऑप्शन लगा दिया, इसका आंसर ये नहीं है, ये देखिए KVA। देखिए साथियों नज़र का फ़र्क है, देखना किसी और को चाह रहे थे लेकिन आपका ठिकाना कहीं और लग गया। तो देखिए साथियों इसका आंसर है KVA। तो एग्ज़ाम में भी साथियों आंखें खोल के ही आंसर लगाइएगा, है ना। तो ठीक है, आपको हम बता रहे हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर में एक दिन में, ठीक है, ओके, एक दिन में ही सब कर लिया इसने, है ना, कि ट्रांसफार्मर में एक दिन में आउटपुट KWH व इनपुट KWH का अनुपात क्या कहलाता है। तो भैया आउटपुट बटे क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, आप सबको पता होगा, आउटपुट बटे के क्या होता है इनपुट। अगर परसेंटेज पूछेगा तो इनपुट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए हमको क्या बोला गया, क्वेश्चन का जैसा बोल रहा है वैसे ही करो, आर डे एफिशिएंसी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो 83 इसका तो आंसर है, 3 नंबर का आंसर आ जाएगा। आके देखिएगा माय डियर फ्रेंड 84 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए किसका भार पता होना चाहिए। आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए यार पहली बात तो आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, जो कोर लॉस।
आयरन लॉस को कोर लॉस भी बोलते हैं। और फिर ये क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता होगा यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए लिख देता हूँ। एक होता है WH का मतलब क्या होता है साथियों, ये होता है अपना हिस्टेरिसिस लॉस, जैसे कि ऊपर में भी आया था, मैंने बताया था आपको। तो इसका मान, इसका फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। कोर लॉस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, हिस्टेरिसिस लॉस और इंडिग्रेंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस का मान देखिए, मान का मतलब ये सब फार्मूला बनता है एफिशिएंसी, सॉरी इसको बोलते हैं ईटा, ऐसे ईटा लिखा हो साथियों। ये क्या है अपना हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट, जो धातु पर निर्भर करता है, फिर इसको स्थिरांक बोला जाता है। ठीक, आगे देखिए इसके बाद वह लिखता है, कौन लिखता है, हमारी बुक लिखती है, क्या बोलती है 1.6, ये साथियों 1.6 है, ये आ जाएगा बी मैक्सिमम आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, इनटू क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इनटू क्या हो जाएगा वी क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक कोर का आयतन है, काय में होता है माय डियर फ्रेंड, मीटर क्यूब में होता है, प्रति देखिए मीटर क्यूब में होता है। फिर लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा ये जो लॉसेस होते हैं काय में होते हैं साथियों, वाट प्रति मीटर क्यूब में आ जाएगा। क्यों मीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है, जो आयतन है मीटर क्यूब में होता है। फ्रीक्वेंसी का पता है आपको, सब पता ही आपको, ठीक है। अब देखिए अपन देखेंगे किसका देखेंगे हम भैया, इसका देख लेते हैं किसका, WE क्या होता है माय डियर फ्रेंड, ये होता है एडी करंट लॉस। ये क्या होता है, बी मैक्सिमम होता है, मतलब कि अधिकतम, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू फ्रीक्वेंसी का भी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू जो थिकनेस होती है उसका भी क्या होता है, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यह सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा और याद ही होना चाहिए आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। वहाँ पे माइंड इतना स्पीड से चलना चाहिए, क्योंकि स्पीड से जाती हो आपको पता है 30 से 40 35 सेकंड जो भी मिलता है आपको एग्जाम में, है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन था अपन कहाँ थे साथियों, जरा देखना पड़ेगा, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन तो साथियों क्वेश्चन मिल गया, ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए किसका भार पता होना चाहिए, कोर का पता होना चाहिए। आगे देखिएगा कि ट्रांसफार्मर में एक एयर टाइट धातु का ड्रम किसको बोलते हैं, सबको पता है कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। देखिए यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कंजर्वेटर याद आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा ट्रांसफार्मर क्या बोलना चाह रहा है, ठंडा रखने के आधार पर क्या होता है भैया, सबको पता होगा। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं अपने कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो उसके आधार पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या क्या नाम से, जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए, हमारी जो बुक है PS डोगल की, उन्होंने यहाँ पे दर्शा है नेचुरल कूलिंग, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक ठंडा। एक होता है प्राकृतिक तेल के द्वारा ठंडा, एक होता है साथियों ऑयल ब्लास्ट कूलिंग, जो क्या होता है 500 kV से ऊपर का ट्रांसफार्मर पे क्या होता है उसमें ऑयल ब्लास्ट मतलब उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है फोर्स्ड वाटर कूलिंग आता है, उसके बाद में क्या है फोर्स्ड एयर कूलिंग आता है। तो यह सब होता है, इसलिए यहाँ आंसर इसका दिया हुआ है, 4 टाइप दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है 87 नंबर का, कि ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक हो जाने पर अतिरिक्त लोड वहन करने के लिए क्या करते, तो भैया उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसका हम साथ दे देंगे। साथ मतलब साथ ही साथ निभाना साथी का, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, समांतर क्रम में और एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे, तो उसको भी दिक्कत नहीं और जो साथ में रहेगा उसकी भी दिक्कत नहीं हो जाएगी, दोनों को बराबर मिल जाएगा लोड जो भी देना चाह रहे हैं जिसको, है ना। तो जो 87 है उसका आंसर है समांतर क्रम में ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक है। आगे देखिए 88 क्या बोलना चाह रहा है, कि जो नो लोड फ्लक्स वो लोड फ्लक्स होते हैं, वह क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड, बराबर होते हैं, ठीक है। नो लोड फ्लक्स व लोड फ्लक्स क्या होते हैं, यह बराबर होते हैं। 88 में आ रहा है 1 नंबर का आंसर। आगे देखिए 89 क्या बोलना चाह रहा है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाते, भैया आप सबको पता होना चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम ऑटो ट्रांसफार्मर। वोल्टेज स्टेबलाइजर में स्पेशली ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो 89 है इसमें 3 इसका आंसर आ रहा है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा CT मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर, PT होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। यह क्या होता है, कितने करंट व वोल्टेज के बाद लगता है, भैया देखिए यार बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट इसका मान पूछता है वहाँ पे ना। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो 90 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आ रहा है, देखिए ये 4थे नंबर का, मतलब ये वाला जो मैं जिसको राउंड कर रहा हूँ, ये इसका आंसर कि 60 एम्पियर व 750 वोल्ट के बाद लगता है। CT व PT कितने करंट और वोल्टेज के बाद लगता है, ठीक है। तो यह आता है 60 एम्पियर तथा 750 वोल्ट के बाद लगता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है साथियों कि 400 वोल्ट व 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी करंट 20 एम्पियर है, तो प्राइमरी करंट क्या होगी। जैसे कि आप सबको इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है E2 या फिर ES लिख सकते हैं या फिर E1, ठीक है, जो भी ये बोलना चाहे। उसके बाद अपने को क्या निकालना, करंट निकालना। कौन सी निकालना, प्राइमरी निकालना। आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे IP आ जाएगा, मतलब कि I1 अपान के I2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ पे देखिए हमने क्या रखा, E2 का मान कितना दिया, मतलब कि जो वोल्टेज है सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है 200 दिया, तो 200 यहाँ लिख दीजिएगा बहुत प्यार से, फिर प्यार से ही 400 लिख देना, बराबर क्या हो जाएगा IP का मान कितना है हमें निकालना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए IP इसको अपन क्या हो जाएगा, इसमें दिखा है 20, ठीक है। तो इसका जब 3 गुना आप कर देना साथियों तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4000, है ना, 4000 आ जाएगा। बर्थडे क्या कर देना इसको, ये 400 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 400, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 खत्म हो गया, ठीक है। 4 1 4 कितना आ गया साथियों, इसका 10 इसका एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जैसे कि आप आंसर इसका देख पा रहे हैं 10 इसका एम्पेयर आ रहा है, ठीक। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए, ट्रांसफार्मर का फुल लोड का। देखिए ट्रांसफार्मर का फुल लोड कॉपर लॉस 1600 वाट दिया है, तो 75% पर कॉपर लॉस क्या होगा बोलना चाह रहा है, कॉपर लॉस होगा। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जब कॉपर लॉस में क्या होता है कि जो कॉपर लॉस होता है ना, उसमें कॉपर लॉस भार आधा करने पे क्या होता है माय डियर फ्रेंड, आप सबको पता होगा वो क्या होता है 1/4 हो जाता है। जब क्या करोगे आप भार को आधा करो, मतलब कि लोड को हाफ कर देंगे तो वह क्या होता है 1/4 गुना हो जाता है, ठीक है। तथा साथियों इसमें और एक आपको यह भी बात पता होना चाहिए कि कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस को मतलब भार को, मतलब कॉपर लॉस में क्या होता है, जो लोड होता है, लोड मतलब वही भार को साथियों दुगुना करने पे क्या होता है, वह क्या होता है दोस्तों 4 गुना हो जाता है, वह क्या 4 गुना हो जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो साथियों इसका आपका आंसर आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें पहला ही आंसर आ रहा है 800 वाट, इसका आंसर आ जा रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा 93 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें कि निम्न तरल में से कौन सा ट्रांसफार्मर में कूलेंट की तरह उपयोग नहीं लाना चाहिए। अब भैया बहुत अच्छा और बहुत बेसिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर में कूलेंट की तरह उपयोग में नहीं ला सकते। मिनरल ऑयल ला सकते, अच्छी बात है, सिलिकॉन लिक्विड भी ला सकते, हाइड्रोकार्बन लिक्विड भी ला सकते, उपरोक्त ला सकते, लेकिन भैया पानी को उपयोग में नहीं लाना है यार। आप सबको पता होगा पानी क्या है, अपना इलेक्ट्रिक का दुश्मन होता है ना, पता ही होगा यार, इलेक्ट्रिकल वाले बंदे हो आप सब, है ना। आगे देखिएगा 94 क्या बोलना चाह रहा है कि आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा क्या होगी। तो साथियों अगर आपको पता होगा तो बताइए इसका आंसर, नहीं तो हम बताते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका जो आंसर है 94 में आ रहा है, जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं, वोल्टेज EP मतलब होता है प्राइमरी वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती पिछड़ जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में सदैव क्या होता है। भैया बताइए क्या होता है 95, इसका आंसर आपको PDF पूछा जा रहा है, PDF के थ्रू माध्यम से कि 95 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आ जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें क्या होता है, एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। किस में भी है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में सदैव एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। आगे देखिएगा माय डियर फ्रेंड 96 क्या बोलना चाह रहा है कि परिपथ में परिभाषा के अनुसार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर का वह जिसकी द्वितीय कुंडली क्या होगी, स्टेप डाउन बोला है तो क्या होगा, उस पर टर्न की संख्या तो कम ही होगी ना यार। तो जो 96 है उसका आंसर है भैया कि में किसमें वाइंडिंग में प्राथमिक कुंडलन की अपेक्षा कम लपेटन होगी, ठीक है ना। आगे देखिएगा 97 क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांसफार्मर कोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन होता है। आप सबको पता है, बच्चे को पता है ITA वाले को कि जो सिलिकॉन स्टील होती है या फिर सिलिकॉन इस्पात या फिर हम बोल सकते हैं इसको CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यह सब आपको पता होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एक सिंगल फेज या फिर एक फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक वोल्टेजता होती है, मतलब कितनी होती है, क्या बोलना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, एकल फेज
ट्रांसफार्मर में प्राथमिक मतलब कि प्राइमरी और देखिए इसमें लिखा प्राथमिक को प्रेरित विद्युत उल्टता होती है। प्राथमिक को प्रेरित विद्युत प्रेरित में मतलब द्वितीयक उल्टता कितनी होती है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 98 का जैसे कि आप साथियों आंसर देखिए, इसका 1 नंबर का आंसर आ रहा है कि एक दूसरे से 180 डिग्री पर होती है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है अपना कि एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता। अब देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पे एक शब्द लिया गया है साथियों, इसका मतलब क्या होता है कि जो अपना विद्युत वाहक बल है ना वह क्या होता है, EMF समीकरण क्या होता है, चलिए मैं लिख देता हूँ। इसमें आता है साथियों 4.445 मैक्सिमम होता है इंटू क्या हो जाएंगी फ्रिक्वेंसी हो जाएंगी इंटू क्या हो जाएंगे यानी क्या है दोस्तों टर्न की संख्या है, ठीक है। देखिए यह फ्लक्स पे भी निर्भर करता है, फ्रिक्वेंसी पर भी निर्भर करता है तथा टर्नों की लंबे टर्नों की संख्या पर भी। तो देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स के परिणाम पे करेगा, स्रोत की आवृत्ति पे भी करेगा, लंबे टर्नों की संख्या, ये सभी तो आए गए। पावर वेक्टर पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा पावर फैक्टर आ जाएगा ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, किसी ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति क्या बोलना चाह रहा है, किसी ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति शक्ति की वह क्षति है जो किसके कारण पैदा होती है। बताइए साथियों किसके कारण, भैया हमको क्या बोला इन्होंने, इस ताम्र मतलब होता है कॉपर लॉस, तो वो भैया कुंडलन प्रतिरोध होगा ना, क्योंकि जो वाइंडिंग होती है कॉपर की होती है ट्रांसफार्मर में, उसमें जो हीट उत्पन्न होती है वही तो लॉस होता है उसमें, मतलब कि रेजिस्टेंस के कारण। तो कुंडलन प्रतिरोध के कारण क्या होता है, ताम्र क्षति होती है। तो भैया आज के मेरे 100 क्वेश्चन थे और आपके भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया हो, मतलब 100 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन कराया मैंने और कल आपको 50 क्वेश्चन करा दिया था। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी मैं अभी कराऊंगा नहीं, उसको देखता हूँ साथियों, कल करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम ड्यूटी के साथ मैनेज करना बहुत ये हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सब क्वेश्चन है और ये आप देखिए तो खुद भी लगा के देखिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ उसमें, ताकि कल आप प्रिपेयर हो जाए इसके लिए, है ना। तो ये सब क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो साथियों बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथियों क्या करना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो साथियों इसी के साथ मैं आपको प्यार भरा नमस्कार।